उत्तर प्रदेश की सियासत में युवा नेता बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद इस वक्त चर्चा में हैं। कहीं ना कहीं आकाश आनंद योगी सरकार के निशाने पर आ चुके हैं। देखा जा रहा है कि आकाश आनंद को लेकर चर्चा अब जोरों शोरों से हो रही है। आज युवाओं के बीच बड़ी चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि आकाश आनंद ने मोदी सरकार, योगी सरकार पर जिस तरह से हमला बोला है और साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों पर भी निशाना साध दिया है, जिसके बाद देखा गया कि आकाश आनंद पर मुकदमे तक दर्ज हो गए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। सबसे पहले आकाश आनंद के कुछ भाषण आपको सुना देते हैं कि आखिरकार आकाश आनंद ने क्या कुछ कह दिया, जिसकी वजह से वह आज इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब रैलियां तक रद्द हो गई हैं। देखिए जरा। 10 सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है, चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। आपने देखा कि आकाश आनंद की रैलियां किस तरीके से अब रद्द हो गई हैं। वाकई में बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए ये किसी झटके से कम नहीं मानी जा सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे 2 खास सहयोगी। सबसे पहले स्वागत है यहाँ पर हमारी सहयोगी तनुज का जी। वहीं तनुज के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आश्रुति। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में जी। आज हम चर्चा करेंगे 2024 का महासंग्राम में आकाश आनंद को लेकर। वो आकाश आनंद जो कहते हैं कि मैं छोटे छोटे दलों के नेताओं को जानता तक नहीं हूं। वो आकाश आनंद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहते हैं कि आखिरकार कौन चंद्रशेखर आजाद, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूं। वो आकाश आनंद जो योगी सरकार की तुलना आतंकवादियों से, तालिबान से कर देते हैं। वो आकाश आनंद जो साफ तौर पर कहते हैं मोदी जी से कि आपका गुजरात मॉडल हमें चाहिए ही नहीं, ले जाइए इसे गुजरात वापस और आप भी गुजरात वापस चले जाइए। वो आकाश आनंद जो साफ तौर पर मंच से ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि लाल टोपी वाले साइकिल पर बैठकर आते हैं, टोपा पहनाकर चले जाते हैं। और अब देखा जाए उन्हीं आकाश आनंद की मुश्किलें इस तरह बढ़ गई हैं जब उन्होंने सीतापुर पहुंचकर मंच से कह दिया कि बीजेपी के लोग अगर आ जाएं तो जूते, चप्पल रख लीजिएगा, लाठी रख लीजिएगा और उन्हें भगा दीजिएगा मारकर। इस तरह से आकाश आनंद ने अपनी बात रखी।
होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे सहयोगियों से यहाँ पर सवाल यही बन जाता है कि आकाश आनंद की इस तरह की भाषा शैली पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तनुज, आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? देखिए प्रियांशी, शब्द भले ही देखिए गलत हो सकते हैं, आतंकवाद से कंपेयर करना सरकार को, मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, लेकिन इस समय दलितों की जो इस समय दूरदर्शा हो रखी है, आप उस पर भी थोड़ा सा गौर करिए। दलितों को आरक्षण खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। किस हक से भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि हम दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे? किस हक से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संविधान को बदल देंगे? आखिरकार जब संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा कि दलितों को एक समानता दिलाने के लिए आरक्षण देना बहुत जरूरी होगा, आरक्षण दिया गया, तो बीजेपी पार्टी किस हक से ये कहती है और वादा करती है देश की जनता से कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे? तो आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी की आरती तो उतारेंगे नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल कहूंगा कि उन्हें आतंकवाद से कंपेयर नहीं करना चाहिए था, और इस बात के लिए आकाश आनंद कह भी चुके हैं कि मेरे शब्दों में गलती मेरे से हो गई है, और शब्द देखिए वाकई में उनके गलत है, मैं इस बात को कहूंगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक बार यह भी जरूर सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए कुछ भी बोल देते हैं, इलेक्शन कमीशन उन पर तो कोई एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन जेपी नड्डा जी से जवाब मांग लेता है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया? लेकिन इस बात को मात्र 4-5 दिन बीते हुए और बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनकी सभी रैलियों को रद्द कर दिया गया। ये कहां का न्याय हुआ? आप न्याय करिए, बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करिए। आप प्रधानमंत्री के साथ भी बिल्कुल वही रहिए और आप आकाश आनंद के साथ भी बिल्कुल वही रहिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे देश के नागरिक हैं। भले ही फर्क है, वो प्रधानमंत्री के ओहदे पर बैठे हैं, और प्रधानमंत्री को तो ज्यादा सोचना चाहिए कि मैं कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आई, इंडिया गठबंधन आया तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी की मां, राहुल गांधी की जो मां है सोनिया गांधी, उन्होंने अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। इंदिरा गांधी उनकी दादी ने अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। और आप इतिहास को उठाएंगी, जब चीन और भारत का युद्ध चल रहा था तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इंदिरा गांधी ने अपना सोना गिरवी रख दिया था, और उस सोने के अंदर उनका मंगलसूत्र भी था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, तनुज ने जिस तरह से आश्रुति सवाल खड़े कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर अब जवाब दे देना चाहिए, कितना सहमत है आप यहाँ पर? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से आकाश आनंद ने भरी सभा में ये बात बोली है, जिस तरह से भरी सभा में ये बात कही गई है, और कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो आतंकवाद से एक कंपैरिजन कर दिया गया, आतंकवाद से एक तुलना कर दी गई है। ये तुलना सरासर गलत है, क्योंकि आप एक तरह से सीधी केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बात बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनसभाओं में जो वादे करते हैं वो वादे गलत होते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, किस तरह से वो वादे गलत होते हैं? क्या कहीं ना कहीं जो आकाश आनंद ने बात बोली है, कि आपको नहीं लगता कि आकाश आनंद ने अपने ऊपर ये निशाना साध लिया है? कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब अब कहीं ना कहीं जो उन्होंने उनके इस बयान के बाद उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद अब उनको रैलियां करने से रद्द कर दिया गया, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अब बसपा की जो रैलियां होनी है, जब अब बहुजन समाज पार्टी की जो आने वाले समय में अब बहुजन समाज पार्टी जब चुनावी मैदान में उतरेगी, जब मतदान करेंगे लोग, तो अब वो किससे देखकर और कौन उनका? श्रुति, यहाँ पर आप आकाश आनंद की रैलियां रद्द हो जाने के लिए आप किससे यहाँ पर मानेंगी कि आखिरकार आकाश आनंद की एन मौके पर रैलियां रद्द क्यों की जा रही हैं? देखिए, आकाश आनंद की रैलियां अगर एन मौके पर रद्द की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो उनके बयान है, कहीं ना कहीं वो उनके विवादित बयान है जो वो दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो तर्क वो दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी उनका प्रवक्ता, कोई भी अगर आ जाता है तो लाठीचार्ज उन पर कर दिया जाए। ये बयान कहां से कहां तक ये बयान सही है, मुझे ये बता दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचे कि आप केंद्र सरकार पर निशाना साध के या किसी भी गठबंधन पर भी निशाना साध के अगर आपको लग रहा है कि आप सत्ता में आ जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तनुज, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपका पहले तो दूसरा सवाल आपने इनसे पूछा कि आकाश आनंद की रैलियां क्यों रद्द कर दी गई, पहले मैं आपको इस पर जवाब देना चाहूंगा। आकाश आनंद की रैलियां इसलिए रद्द कर दी गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस नेता से डर गई है, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की, जो इस समय उभर कर सामने आ रहा है। और दूसरी बात, आपने सवाल पूछा आतंकवाद को लेकर कि आतंकवाद का मुद्दा चलो आकाश आनंद ने उठाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आतंकवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर बोला था कि वायनाड में राहुल गांधी पीएफआई का जो संगठन है उसका साथ ले रहे हैं। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की साइड इतनी तरह से ले रहे हैं, तो राहुल गांधी आखिरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तनुज, बात यहाँ पर ये कह ली जाए, बीते कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का जो भाषण वायरल हो रहा था, वो कहते हैं कि मोदी हमसे घबरा गया है। देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बड़े और संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो क्या राहुल गांधी जो खुद पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे करते हुए नजर आते हैं एक वक्त, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो इसमें क्या गलत बोल दिया?
दिया कि देश का प्रधानमंत्री हमसे घबरा गए, क्या गलत बोल दिया? घबरा गए नहीं, घबरा गया मोदी, हमसे घबरा गया। अरे तो ऐसे देखिए, शब्दों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी करती है। आप उन मुद्दों पर बात, इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम देखते हैं कांग्रेस की तरफ से होता है। हम इस बात पे कोई सवाल नहीं उठा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है अगर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधती है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हटती है। चाहे उसमें आप नाम राहुल गांधी का ले लीजिए, नाम चाहे आप उस पे प्रियंका गांधी का ले लीजिए। इतने लंबे समय से अगर इस बात पे असमंजस, इस बात पे एक स्थिति ऐसी बन रखी थी कि राहुल गांधी चुनाव कहां से लड़ेंगे, राहुल गांधी वायनाड से हटे, राहुल गांधी अमेठी से हटे, राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। और अभी भी अगर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस बात पर सवाल उठाते हैं, अगर इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेता अगर सवाल उठाएगा तो ये सवाल कहां से गलत है कि आखिर निर्णय आने में इतना लंबा समय। यहाँ पर एक और सवाल पूछ लेते हैं, प्रधानमंत्री जी की लेकर आप बात कर रहे हैं, अगर बात यहाँ पर कर ली जाए कि कब्र खोदने वाले स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? देखिए तो ये, हाँ मैं कहता हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है और मैं खुद कहूँगा कि ऐसे स्टेटमेंट पर थोड़ी सी गौर करनी चाहिए। लेकिन आप उन पर भी थोड़ा सा गौर दीजिए कि बीजेपी पार्टी कैसे मुद्दों पर बात करती है। आपने कहा कि बीजेपी, अगर आकाश आनंद बोलते हैं जनता से कि वो अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं, तो कौन सा वादा पूरा कर दिया? 370 हटाया, रोजगार कहाँ दिया? आप 370 हटाने की बात तो चलो करते हैं, लेकिन आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी धरने पर बैठ गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, सिलेंडर इतना महंगा हो गया। आज भाई हेलीकॉप्टर में घूम रही हैं, भाई गाड़ी में घूम रही हैं, आज वो सिलेंडर की बात। क्या कांग्रेस के नेता इस तरह से सफर नहीं करते हैं क्या? तनुज, बात जिस तरह से यहाँ पर सफर को लेकर आपने की है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को लेकर अगर बात कर ली जाए या फिर बहुजन समाज पार्टी को लेकर कर ली जाए तो इस तरह से सुविधाएं क्या यहाँ पर इन पार्टी के नेताओं को नहीं मिली हैं अब तक? लेकिन इस तरह से धरने पर भी तो नहीं बैठे दूसरे पार्टियों में कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। जब इनकी पार्टी थी, सरकार थी, सभी पार्टियों ने सरकार बना रखी थी, तब इतनी महंगाई नहीं थी। अब आज के समय में देखें, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आप देखिए सिलेंडर का भाव 1000 पहुंचता है। अब इलेक्शन का टाइम आ गया तो 19 रुपए कम कर दिया। जैसे 19 रुपए कम कर भारतीय जनता पार्टी ने कोई जनता के ऊपर एहसान कर दिया हो। चलो ठीक है, सिलेंडर बांटा, गरीबों तक सिलेंडर पहुंचाया, लेकिन क्या फायदा उस गरीबों तक सिलेंडर पहुंचाने का? क्या उस गरीब के पास वो 1000 रुपए है सिलेंडर खरीदने के? ये बीजेपी पार्टी से कौन पूछेगा? और राहुल गांधी जब बिल्कुल सही मुद्दों को देखिए वो उठाते हैं, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि बार बार इस बात को लेकर क्यों ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी, रायबरेली पहुंच गए। अरे नरेंद्र मोदी खुद गुजरात छोड़कर आए ना, बनारस, तब इतने सवाल क्यों नहीं खड़े हुए? इस बात पर भी सवाल खड़े होने चाहिए, और सवाल तो उस नेता को लेकर भी पूछने चाहिए, प्रज्वल रेवाना को लेकर, भारतीय जनता पार्टी से, जिसकी रैली के लिए संबोधन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, उसके लिए वोट मांगते हैं। आज उन्हीं की पार्टी का नेता इतने बड़े आरोपों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। वाकई में सवाल उठना तो लाजमी बनते हैं। आश्रुति, यहाँ पर रेवन्ना के मामले पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि बात अब आकाश आनंद से होती हुई यहाँ पर राहुल गांधी पर पहुंची, और राहुल गांधी के बाद अब यहाँ पर बात पहुंच जाती है रेवन्ना के मामले पर। क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या बीजेपी वाकई में यहाँ पर एक ऐसे नेता के लिए चुनावी प्रचार कर रही है जिस पर ये गंभीर आरोप है? ब्रजभूषण शरण सिंह को ही ले लीजिए। आश्रुति, इस मामले में बीजेपी के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का अगर केसरगंज सीट से टिकट काटा गया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, हम पहले दिन से यही बात बोलते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी है कि अगर उनके पुत्र को, उनके बेटे को वहां से टिकट दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरह से आने वाले अब जो मतदान होने वाले हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपने लिए वोट बैंक सिक्योर करने की कोशिश कर रही है। वोट बैंक सिक्योर कर रही है, लेकिन जो प्रधानमंत्री बात करते हैं देश की बेटियों को पढ़ाने की, उनको बचाने की, और प्रधानमंत्री बार बार परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। कांग्रेस पर वह निशाना साधते हैं कि परिवारवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को इतना बढ़ावा क्यों? देखिए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये मुद्दा गलत क्यों है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं जब महिला पहलवान इस बात पर सवाल खड़े कर रही थी कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हम चाहते हैं कि बाकायदा इंक्वायरी हो, तो कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पर इस पूरे मुद्दे पर अब एक जवाब नहीं दिया था, एक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो स्ट्रैटेजी थी वो पहले से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि अगर एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो महिला पहलवानों का जो आक्रोश है वो दोबारा से देखने को मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जनता के बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री महिला पहलवानों
के बारे में नहीं सोच रहे। अगर महिला पहलवान धरने पे बैठी थी, अच्छा तो आप ये बता दीजिए क्या सोचा है महिला पहलवानों के बारे में प्रधानमंत्री ने? देखिए अगर महिला पहलवानों के बारे में नहीं सोचा होता तो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं कटा होता। उसके बेटे को तो टिकट दे दिया गया। आप ये भी टिकट दिया, अगर उनके अरे उसके परिवार को टिकट दिया गया ना। अब ये चीज देखो, उसके परिवार को टिकट दिया गया, उसके परिवार को टिकट, क्योंकि वो केसरगंज सीट का डर था भारतीय जनता पार्टी को। वहां पर ठाकरों का राज रहा है। बीजेपी पार्टी एक सीट के लिए महिला पहलवानों के साथ, उनकी जज्बातों के साथ यहाँ पर खेलती नजर आई है। हमारे देश की महिला पहलवान जब गोल्ड जीत कर आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन महिला पहलवानों के साथ चाय पीने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब वही महिला पहलवान आकर धरने पर बैठती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई एक मैसेज भी नहीं आता उनके लिए। और बीजेपी पार्टी इस बात पर देखिए अड़ी पड़ी है और केसरगंज सीट से फिर से उस जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप है, केसरगंज सीट से उनके पुत्र उसके ऊपर इतने बड़े आरोप है और उसको टिकट दे दिया उनके गया। पुत्र को उतार दिया गया है, तो इसमें गलत कहाँ है? अगर गलत कैसे नहीं है? उसके पिता के ऊपर गंभीर आरोप है। आप कैसी बात कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी को भी अपना वोट बैंक सिक्योर करना है, लेकिन उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा। महिला पहलवानों के जज्बातों के साथ खेला जाएगा, जज्बातों के साथ इस तरह में नहीं खेला जा रहा है। खेला जाएगा। अगर ये महिला पहलवानों के जज्बातों के साथ खेलना है तो मैं भी इस बात को बोलूंगी कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वो राजनीतिक समीकरण के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं करण भूषण सिंह को टिकट देना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं हो सकता है। अरे भाई बात तो वही पड़ी कि बृजभूषण को टिकट दे, उसके बेटे को टिकट दो, पिता ही राज करेंगे। आप देखिए ना, उसके बेटे को टिकट दे दिया। ये तो एक रणनीति हुई, ये एक चाल हुई। खुद अमित शाह लखनऊ पहुंचते हैं, बृजभूषण से मुलाकात करते हैं, बैठकर बैठक करते हैं, फोन पर बात करते हैं। अगर इतना डर नहीं था तो फिर अच्छा, अगर यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा, बृजभूषण शरण सिंह ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि नामांकन पत्र जब दाखिल करने पहुंचे वह कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें एक नेता का ऑफर आता है कि आप चुनाव चिन्ह पर हमारे साथ आकर चुनाव लड़िए। तो कांग्रेस की तरफ से इतना बड़ा ऑफर क्यों? केसरगंज सीट को लेकर आखिरकार कांग्रेस यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को अपनी तरफ लाकर चुनाव लड़ाने की कोशिश क्यों करेगी? क्या यहाँ पर एक सोची समझी रणनीति यहाँ पर भी तनुज मानी जा सकती है? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन ये सारे दावे हैं। आप ये भी देखिए, अगर बोला तो सबूत दो, सबूत के बुनियाद पर बात करो। इस तरह की कयासबाजी से मैं, ये तो बृजभूषण ने खुद ही कहा। बृजभूषण ने कहा है कि एक नेता, आप नाम बताइए उस नेता का। उन्होंने नाम उजागर खुद नहीं किया है, नाम उजागर खुद नहीं किया। तो क्यों नहीं गए कांग्रेस के साथ? बीजेपी तो टिकट देने वाली नहीं थी और बीजेपी ने दिया भी नहीं, पर बात बनी ना बेटे को टिकट देने की कि बेटा चुनाव लड़े या मैं चुनाव लड़ूं, केसरगंज की सीट पर मैं ही बैठूंगा। और वाकई में देखिए प्रियांशी जी, आप भी इस बात को मानेंगी कि महिला पहलवानों के साथ जब आपने अगर साक्षी मलिक का वो ट्वीट पढ़ा होगा तो आपकी आंखों से भी आंसू आ गए होंगे कि साक्षी मलिक लिखती हैं कि आज देश की बेटियां हार गईं और हमारे यहां से बृजभूषण सिंह जीत गया, उसके बेटे को टिकट दे दिया गया। हम धूप में बारिश में आकर यहाँ पर प्रदर्शन करते थे, लेकिन अभी तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया और आज उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? मतलब राम भगवान के नाम पर वोट तो बीजेपी पार्टी मांगेगी, लेकिन राम भगवान का जो बिल्कुल जो मार्गदर्शन है उस पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं करेगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह तक बात पहुंच गई, लेकिन मुद्दे पर एक बार फिर से आ जाते हैं। आकाश आनंद के बारे में बात करते हैं। आकाश आनंद को लेकर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि लंबे समय तक मुझ पर आरोप लगाते रहे आकाश आनंद कि मैं मुकदमे दर्ज कराता हूं, लेकिन आज देखिए योगी सरकार के खिलाफ बोलकर वह एहसास कर ही लिए होंगे कि देखिए सरकार के खिलाफ बोलना कितना भारी आप पर पड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद यहां ही नहीं रुकते हैं, वो तो कहते हैं कि एहसास तो अब आपको हो ही गया है, आपके साथियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो गए। वह आगे कहते हैं, मैं बड़ा चिंतित हूं कि कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी जी से जमीनी सच्चाई से अवगत नहीं होने दिया। तो पता नहीं मुझे यहां पर कि आकाश आनंद के लिए इस तरह के भाषण कौन लिख रहा है, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। आकाश आनंद मेरे छोटे भाई जैसे हैं। यहां पर एक बड़ी बात देखने को मिली, जो आकाश आनंद है वो चंद्रशेखर आजाद के लिए कहते हैं कौन आजाद मैं नहीं जानता, लेकिन चंद्रशेखर कहते हैं कि मेरे छोटे भाई हैं। जब उनसे पूछा गया भाषा शैली को लेकर तो कहते हैं ये गलत है जिस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल की गई, लेकिन आपका जो गुस्सा है, आक्रामकता है, वो चुनाव के बाद भी नजर आनी चाहिए जिस तरह से आकाश आनंद कर रहे हैं, यानी कि राजनीति में एक अच्छा कदम वह उठा रहे हैं। वह कहते हैं नकल के बारे में जब उनसे पूछा जाता है कि नकल भी अकल से करनी पड़ती है साहब, अगर आप मेरी ही नकल कर रहे हैं तो इसके लिए भी अकल की जरूरत है। वह कहते हैं कि मेरे तो उम्र से ज्यादा मुझ पर मुकदमे दर्ज हैं और वह कहते हैं कि अब यहाँ पर मुकदमा दर्ज करने पर सरकार अगर डर गई है तो मुझसे क्यों
मुझसे भी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए मेरे ऊपर भी तो मुकदमे दर्ज हैं। अब बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि आकाश आनंद ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया माफी तो वह नहीं मांगेगी, क्योंकि आकाश आनंद ने साफ तौर पर यह बात भी कही है कि महंगाई बेरोजगारी पर मैंने बात की, आतंकवाद शब्द मैंने इस्तेमाल किया उसको मानता हूं, लेकिन मैं माफी तो नहीं मांगूंगा। आश्रुति, आप क्या कहना चाहेंगे? आकाश आनंद को इस बारे में माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, आकाश आनंद को माफी तो जरूर मांगनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भरी जनसभा में और वहीं उत्तर प्रदेश में आकर, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ का जब नाम सुना जाता है तो उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली है, तब से माफिया जो एक माफिया का जो एक डर था, वो एक डर जो है वो अब कम हो गया है उत्तर प्रदेश में, बेहद कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने जो एक बार फिर से ये जो मुद्दा उठाया, एक बार फिर से इस मुद्दे को एक तरह से कहें तो इस मुद्दे को लाइमलाइट में लेकर आए हैं, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है और आने वाले चुनाव में आकाश आनंद को ही इसका भुगतान भुगतना क्या पड़ेगा। यहाँ पर तनुज वाकई में आकाश आनंद अब माफी नहीं मांगेंगे? देखिए, मैं इसका जवाब तो आपको दूंगा ही, लेकिन मैं आपको इनको पहले बता दूं, जो बात कह रही थी कि बुलडोजर बाबा की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से माफिया खत्म हो गया। माफिया देखिए इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उनको टिकट दिया जाता है, उनके बेटों को टिकट दिया जाता है। आप समझ गई होंगी मेरा इशारा किस साइड है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आकाश आनंद ने जिस तरह से जनसभा में देखिए बोला था, तो उसी द्वारा जनसभा में जाकर माफी मांग ली, क्या दिक्कत है? अगर उनकी इसमें आगे चलकर पूरा सुधार होता है और चुनावों के तौर पर अगर देखा जाए तो वही माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर आप दोनों से, मायावती को इस मामले में वाकई में दखल देनी चाहिए या फिर नहीं? या फिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वह एक्टिव होकर हर एक मुद्दे पर बात रखती हैं, क्या आकाश आनंद के लिए उन्हें अब बात रखनी चाहिए? देखिए, मायावती जो है वो कहीं ना कहीं दलितों के बारे में सोचती है। शुरुआत से आपने देखा होगा उनकी जो पार्टी है वो दलितों के हित के लिए बनाई गई थी, और कहीं ना कहीं मायावती जो है बहुत राजनीति में उनका अव्वल नंबर है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कभी इस तरह के भाषण आपने मायावती जी के मुंह से कभी भी नहीं सुने होंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं, आकाश आनंद अब राजनीति में एंट्री हुई है, अब हल्के 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 कर वो सीखेंगे। तो मायावती अभी इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी आगे चलकर इसमें कोई दखल अंदाजी देंगी, सब मामला सुलझता नजर आएगा। अब यही देखना होगा कि आखिरकार आकाश आनंद जो कह चुके हैं साफ तौर पर कि माफी तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो उन्होंने बातें कही हैं मंच से वो सही कही हैं सरकार के लिए। लेकिन इस बारे में आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? दोनों ही सहयोगियों ने अपनी बात रखी है अपने अपने तरीके से, लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार आकाश आनंद आने वाले समय में क्या करेंगे, क्योंकि बीएसपी की कई रैलियां रद्द की जा चुकी हैं। आकाश आनंद की अचानक से रैलियां रद्द हो जाना, उनका कह देना माफी नहीं मांगूंगा, झुकूंगा नहीं, क्योंकि झुकने वाली बात तो मैंने कही ही नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, और इन 80 की 80 लोकसभा सीटों पर सातों ही चरणों में मतदान होंगे। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।